हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 100 रीडिंग का क्रैश कोर्स में ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा लेक्चर होगा तो आप याद रखेंगे हमारा सेकंड लेक्चर होगा। गलती से वन लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर होगा। आज की इस वीडियो में हम विश्व की पर्वत चोटियों पर बात करेंगे। जितने भी एग्जाम अभी तक हुए, RO के हुए, चाहे PCS के एग्जाम हुए, चाहे VEO के एग्जाम हुए, जितने भी प्रश्न आपके पर्वत चोटी से पूछे जाते हैं वो सब के सब आपके इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली, बहुत डिटेल से वीडियो बनाया है। आप पूरा देखिए। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके अपना नोट्स भी बना सकते हैं। साथ चाहें तो साथ ही साथ अभी भी आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए आज के सेशन की तरफ बढ़ेंगे। इससे सभी साथी एक बार ऐसा करें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हम इसी प्रकार की वीडियो आप सभी के सामने निःशुल्क कोर्स के माध्यम से शून्य से सचिवालय जाने का रास्ता आपका तय करवाते रहें। तो आइए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज की क्लास का पहला लेक्चर आप सभी के सामने यहाँ देखेंगे दोस्त, एक हेडिंग दी गई है पर्वत। अब आपसे पहले तो ये समझेंगे कि पर्वत होते क्या हैं। तो इसकी परिभाषा आप सिंपल तरीके से समझें कि पर्वत अपने समीपवर्ती धरातल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं। यानी आप ऐसे समझें कि अगर ये धरातल है ये पूरा, और यहाँ पर कोई टीला इस टाइप से निकला हुआ है और इसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है, 1000 मीटर से अधिक है, तो इसे हम पर्वत की श्रेणी में रखेंगे। और अगर इसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम है तो इसे हम पहाड़ी की श्रेणी में रखेंगे। तो एक चीज आप समझें कि अपने धरातल से जिस स्थान पर यह बात हो रही है उस स्थान से अगर 1000 मीटर उसके ऊपर ऊंचाई है तो इसे हम पर्वत कहेंगे, और 1000 मीटर से कम ऊंचाई है तो इसे हम पहाड़ी कहेंगे। दूसरी विशेषता ये होती है इस पर्वत की, इसका जो ढाल होता है वो तीव्र होता है, और इसका जो शिखर होता है वो संकुचित होता है। संकुचित का अर्थ हुआ इस प्रकार से होता है। इससे हम क्या कहेंगे, इससे हम पर्वत की श्रेणी में कहेंगे। ये हमने क्या बना दिया, ये हमने पर्वत बना दिया। तो ये संकुचित होता है और ये ढाल तीव्र होता है, इसीलिए इसको हम पर्वत कहते हैं। और इस स्थान से अगर मापा जाए, इस धरातल से, इस आधार से, इसकी जो ऊंचाई होगी वो 1000 मीटर होनी चाहिए। तो पर्वत की जो परिभाषा आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि देखिए पर्वत हुआ, उसके बाद होती है पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी क्या होती है तो आप याद रखेंगे दोस्तों। जैसे हम यहाँ पर बात करें, जैसे एक पर्वत हमने ये बना दिया, ठीक है, एक पर्वत हमने यहाँ पर इस तरीके से बना दिया, ये एक पर्वत हमने इस तरीके से बना दिया, तो ये क्या हुआ, ये पर्वत श्रेणी हुई। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी परिभाषा है कि एक काल में यानी एक ही समय में निर्मित पहाड़ी एवं पहाड़ियों का क्रम पर्वत श्रेणी कहलाता है। एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है, तो ये पूरी क्या हुई, पर्वत श्रेणी बन गई। ठीक है, श्रेणी अर्थात सीढ़ी टाइप की बन गई, इसे हम पर्वत श्रेणी कहते हैं। तीसरी यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है वो है आपकी पर्वत श्रृंखला की। पर्वत श्रृंखला क्या होती है, पर्वत आप समझे क्या होता है, पर्वत श्रेणी समझ गए। अब आपसे पूछा पर्वत श्रृंखला, याद रखेंगे जहाँ पर्वत श्रेणी का विकास एक ही काल में होता है वह पर्वत श्रृंखला का जो काल है वो युगों का जो निर्माण है वो अलग अलग लंबे सकरे, यहाँ देखिए दिया कि विभिन्न युगों में यानी अलग अलग युगों में निर्मित लंबे एवं सकरे पर्वतों का समांतर विस्तार पर्वत श्रृंखला कहलाता है। पर्वत श्रृंखला में क्या होता है, एक पर्वत आपका ये हो गया, ठीक है, इसी में आगे थोड़ा जाके एक पर्वत आपका ये बन गया, इसी में थोड़ा आगे जाकर आपका एक पर्वत ये बन गया, इसी में आगे आप जाकर ऐसे ये पर्वत बन गया। तो जैसे भारत का देखते हैं, भारत का जो हिमालय है इस तरीके से ये क्या है, पर्वत श्रृंखला है। ये क्या है, पर्वत श्रृंखला ये पूरी, इसमें बहुत सारे पहाड़ अलग अलग बने हुए हैं, अलग अलग चोटियां बनी हुई है। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ चुके होंगे। आगे बात करेंगे तो आप देखेंगे पर्वतों का वर्गीकरण। तो देखिए पर्वतों के वर्गीकरण के आधार पर हमने इनको निम्न भागों में विभाजित किया है। अब इसमें नंबर 1 आते हैं हमारे तटीय पर्वत। अगर आप दोस्तों महाद्वीपों पे देखेंगे, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, हम यहाँ पर सिंपल तरीके से समझ लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप को लेकर। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को लेकर हम यहाँ समझ लेते हैं, ऐसे मानते हैं अफ्रीका महाद्वीप का है। थोड़ा सा आप यहाँ पर चलिए और अच्छे से बनाते हैं। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप का जो फिगर है वो इस तरीके से कुछ दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से कुछ दिया गया है यहाँ पर, इस तरीके से हम इसको थोड़ा रफ कर देते हैं जिससे कि आप और अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं जिससे कि आप और अच्छे तरीके से इसको समझ पाए। ये अफ्रीका महाद्वीप मान लेते हैं। अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप आपके सामने है और ये कह रहा है कि तटीय पर्वत। तो आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के इस वाले तट पर, इस वाले तट पर, इस वाले तट पर बहुत सारे विभिन्न पर्वत पाए जाते हैं। तो जितने भी तटीय पर्वत होते हैं उनकी परिभाषा देखिए क्या होगी, आप यहाँ पर देखेंगे सभी साथी कि तटीय पर्वत की परिभाषा क्या है। ठीक है, यहाँ दिया गया, देखिए आपके सामने एक परिभाषा दी गई है। परिभाषा कह रही है कि इस प्रकार के पर्वत महाद्वीपों के किनारे पर और महासागरों के समांतर पाए जाते हैं। ठीक है, आपने अभी देखा, जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया था कि जैसे मान लेते हैं हमने बना दिया दक्षिणी अमेरिका। अब ये जो यहाँ पर देखिए परिभाषा करें, इस प्रकार के पर्वत महाद्वीपों के किनारे। अब आप देखेंगे ये जो किनारा है महाद्वीप दक्षिण अमेरिका का, इसमें कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, इंडीज। और ये कह रहा महासागरों के समांतर, ये महासागर इस प्रकार का, ठीक है, जो महासागर उसी के समांतर आपने इस तरीके से देखा।
ठीक है। तो ये जो महासागर है यहाँ पर ये पर्वत श्रेणी पाई जाती है, आपका इधर महासागर है। तो एक चीज हमें याद रखनी है कि तटीय पर्वत कौन से होते हैं, तटीय पर्वत वे पर्वत होते हैं जो महाद्वीपों के किनारे पर पाए जाते हैं और महासागरों के समांतर पाए जाते हैं। अब देखिए विश्व में कौन कौन से तटीय पर्वत हैं, तो ये कुछ मैंने उदाहरण यहाँ पर लिए। जैसे उत्तरी अमेरिका की बात करें, यहाँ पर रॉकी पर्वत है, ठीक है, ये पश्चिम में पाया जाता है उत्तरी अमेरिका के। यहीं पर अपलेशियन पर्वत पूर्व में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो एंडीज पर्वत पाया जाता है, ये आपके पश्चिम में पाया जाता है। यूरोप की बात करें तो आल्प्स पाया जाता है, ये आल्प्स यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में पाया जाता है। तो ये सभी किसके उदाहरण है, तटीय पर्वत के उदाहरण है। आगे बात करेंगे आंतरिक पर्वत। अब आंतरिक पर्वत क्या होते हैं, तो वे तट के किनारे होते हैं, ये जो महाद्वीप होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे, इसी प्रकार के पर्वत महाद्वीपों के तटों से दूर स्थल के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे यूराल पर्वत, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत आप देखेंगे किसी भी ओर से पानी से टच नहीं हुआ। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी वाले, ये भी आपके देखेंगे तो ये किधर भी पानी से स्पर्श नहीं होता। तो ये सब कैसे पर्वत हैं, आंतरिक पर्वत होते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आगे आप समझेंगे वलित पर्वत। अब वलित पर्वत कौन से होते हैं, तो जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या बलन पड़ता है, यानी जब चट्टानें होती हैं वो आपस में टकराती हैं, जब उनमें बलन पड़ता है, जब उनमें दबाव पड़ता है, तो उन दबाव के कारण उनमें वलय हो जाता है और वलय होने से उनका नाम पड़ता है वलित पर्वत। अब इनका निर्माण और कैसे होता है, तो आप यहाँ पर समझेंगे। वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माने जाते हैं तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत माने जाते हैं। तो सर्वाधिक ऊंचे पर्वत में आप जानेंगे तो वलित पर्वत होते हैं। इन्हीं वलित पर्वतों को आप देखेंगे, यहाँ पर हिमालय कैसा पर्वत है, वलित पर्वत। अपलाइन वलित पर्वत, रॉकी वलित पर्वत, एटलस वलित पर्वत। तो ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो आगे आप यहाँ देखेंगे ब्लॉक पर्वत। ठीक है, ब्लॉक पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, इनका निर्माण तनाव, यानी जो पृथ्वी है उसमें, जैसे मान लीजिए आप देख रहे हो ये वाली पूरी पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी में जब तनाव होगा तो आधा हिस्सा आपका क्या होगा, जैसे मान लेते हैं आधा हिस्सा आपका इस तरीके से दो हिस्सों में बट जाएगा, इस तरीके से दो हिस्सों में बट जाएगा। अब दो हिस्सों में कैसे बटेगा, ये हिस्सा अलग हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, ये वाला और ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, या तो ये वाला हिस्सा धरती में मतलब जमीन की तरफ नीचे धस जाएगा और ये वाला हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। तो जो ऊपर उठे हुए भाग होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत। आप इसकी डेफिनेशन से समझें कि इसका निर्माण तनाव की शक्तियों द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट है कि खिंचाव के कारण धरातली भागों में दरार तथा भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर तथा कुछ भाग जमीन के अंदर धस जाता है। और धसे हुए ही भाग को जो नीचे धस जाता है, उसके अलावा जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और भ्रंश पड़ने से इन्हीं पर्वतों को भ्रंश पर्वत भी कहते हैं। तो आप याद रखेंगे ब्लॉक पर्वत और भ्रंश पर्वत एक ही पर्वत होते हैं। अब इनका जो आकार होता है वो मेज के आकार का होता है। मैंने भी बताया था कि आपको इस तरीके से एक पर्वत है आपका, ये मान लेते हैं ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें मान लेते हैं ये बीच से वो पड़ गया दरार, ठीक है, ये दरार पड़ गया, तो ये बीच से दरार पड़ने से क्या हुआ, एक हिस्सा ऊपर उठ गया और एक हिस्सा नीचे आ गया, ठीक है, ये दरार पड़ गया और एक हिस्सा इसका ऊपर उठ गया, एक हिस्सा इसका नीचे उठ गया। तो अब इसमें मेज नुमा से बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि अब इसको हम देखेंगे तो आपका इस तरीके से एक लाइन ये हो जाएगी, ये मेज टाइप का बन गया। इसीलिए इसका जो आकार होता है वो किस प्रकार का होता है, मेज के आकार का होता है। ये ऊपर हिस्सा उठ जाता है और ये वाला नीचे धस जाएगा, इसे कहेंगे भ्रंशोत्त पर्वत। यहाँ पर इसे हम कहेंगे कौन सा पर्वत, आप याद रखेंगे, इसी को हम कहते हैं ऊपर उठे हुए भाग को, इन्हीं को हम जानते हैं भ्रंशोत्त पर्वत के नाम से और इनको हम जानते हैं ब्लॉक पर्वत के नाम से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसके उदाहरण देख लेते हैं ब्लॉक पर्वत के। जैसे आप भारत में देखेंगे सतपुड़ा पर्वत है, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ये भारत में पाया जाता है। पश्चिमी घाट, आप भारत के मैप पर अगर देखेंगे तो ये पश्चिमी घाट पाया जाता है, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पाए जाते हैं ब्लॉक, ये किसका उदाहरण है, आप याद रखेंगे ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सेरा नेवादा, ये भी आपके ब्लैक पर्वत का उदाहरण है, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, कैलिफोर्निया में। सॉल्ट रेन, ये आपके पाकिस्तान में पाए जाते हैं, ये भी आपके ब्लैक फॉरेस्ट के या फिर जो ब्लैक पर्वत उसके उदाहरण है। आगे आप देखेंगे अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का अर्थ ये होता है कि मान लेते हैं एक ही पर्वत इस तरीके से बना होगा इतने क्षेत्र में, ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, अपर्दन चालू हो गया, तो अपर्दन होने से ये जो हिस्सा इसका इतना रह गया और ये बाहर वाला ये वाला हिस्सा धीरे धीरे कट कट के इतना बचा। तो अपर्दन का अर्थ होता है अपर्दित, यानी कट कट के हिस्सा। लेकिन यहाँ पर इसकी परिभाषा दी गई अपर्दन की, अपर्दन क्रिया से बचे पर्वत के शेष भाग को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। याद रखेंगे अपर्दन के द्वारा यानी कटाव के द्वारा जो शेष भाग बचता है उसे हम कौन सा, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जिसमें आप अरावली भारत के समझ सकते हैं, या देखो उदाहरण में मैंने कुछ रखे भारत के ही रखे, अरावली भारत का, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये सब भारत की जो पर्वत श्रेणियां या पर्वत पठार हैं, ये सब कैसे, ये सब के सब आपके अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। याद रखेंगे सब अवशिष्ट पर्वत हैं। ऑप्शन में आ सकता है कि निम्न में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत नहीं है, तो इन 5 के सिवा भी भारत में और अवशिष्ट पर्वत पाए जाते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा।
अब यहाँ पर आप समझेंगे विश्व की सबसे लंबी श्रेणी। देखिए दो प्रकार से प्रश्न पूछेगा, एक तो विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी में आपसे प्रश्न पूछेगा, यहाँ पर पूछेगा विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी में। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझेंगे कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी अगर संभाली जाए, चाहे वो धरातल पर हो चाहे वो समुद्र में हो, तो इसी प्रकार सबसे जो लंबी पर्वत श्रेणी है वो आपकी मिड ओशन रेडियस, ये आपकी समुद्र में पाई जाती है। ठीक है, अगर समुद्र को हम छोड़ दिया जाए, धरातल की बात करें तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आपकी एंडीज है, उसके बाद रॉकी जाती है, उसके बाद तीसरे नंबर पर ग्रेट डिवाइडिंग आती है, और उसके बाद आपकी आती है ट्रांस अटलांटिक, उसके बाद आपकी आती है हिमालय। तो लंबाई के आधार पर हिमालय कौन से नंबर पर आती है, छठे नंबर पर आती है। तो अब आप इस पूरी सीरीज को याद रख लें कि कौन सी किस नंबर पर आती है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछेगा। देखिए इसको अभी आप हटा दें क्योंकि समुद्र पर है, तो धरातल पर नंबर 1 पर ये हो जाएगी, नंबर 2 ये हो जाएगा, धरातल नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज है, उसके बाद रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग, उसके बाद ट्रांस अंटार्कटिका, उसके बाद हिमालय। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आगे और कुछ हेडिंग दी गई है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, उसे भी समझते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अभी हमने देखा विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, अब ऊंची चोटी देखेंगे। तो इस चोटी में मुख्यतः 5 चोटियों को देखेंगे, जिसमें हमारी जो सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, दूसरी हमारी केटू, तीसरी हमारी कंचनजंगा चोटी, लिहाज से 5वीं मकारू, और ये पांचों की पांचों चोटी आपकी हिमालय में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, तो आप याद रखिए सभी के सभी आपकी हिमालय पर्वत में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, तो दोस्त याद रखेंगे सभी हिमालय, ये सभी हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए आगे आपकी हेडिंग दी गई है, एक तरफ दिए गए महाद्वीप, दूसरी तरफ दिए गए पर्वत, उसके विस्तार वाला क्षेत्र। यानी हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में जो 7 महाद्वीप है, उन 7 महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं जो सबसे ऊंचे हैं। जैसे अगर बात करें एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, और ये कहाँ पाया जाता है, ये दोस्त आपके नेपाल और तिब्बत सीमा पर पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है किलिमंजारो, और ये दोस्तों तंजानिया देश में पाया जाता है। यहाँ पर बात करें उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है मैककिनले, और ये पाया जाता है आपका अमेरिका देश में। उसके बाद आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इसमें आपकी एकांकागुआ चोटी पाई जाती है जो सबसे ऊंची है, और इसमें अर्जेंटीना में पाई जाती है मुख्यतः। ठीक है, अर्जेंटीना, और यहीं पर चिली भी है, तो चिली भी हो सकता है ऑप्शन में। ठीक है, आगे आपका आता है अंटार्कटिका, ये आपकी विसन मोसिप है, ये सबसे ऊंची है। ठीक है, इसका देश तो होता नहीं है इसमें। उसके बाद यूरोप की बात करें, इंपोर्टेंट है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस है, और ये रूस देश में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कोस्टस्को है जो न्यू साउथ वेल्स में पाई जाती है। तो हर महाद्वीप की हमने सबसे ऊंची चोटी देखी और उसका देश भी देखा कि कौन से देश में पाई जाती है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आगे आप समझेंगे, एक तरफ पर्वत दिए गए, दूसरी तरफ देश दिया गया है। यहाँ से एग्जाम में आपके में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी पर्वत चोटी कौन से देश में विद्यमान है, तो इसको आप अच्छे से समझें। मैंने टोटल 20 पर्वत चोटियों को लिया है, इन्हीं 20 में से आपके एग्जाम में एक न एक देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें, इन्हीं 20 को अच्छे से याद रख लें। जैसे सबसे पहले बात करेंगे दक्षिण आल्प्स की, एक आल्प्स है, एक आपका दक्षिण आल्प्स। दक्षिण आल्प्स आपका न्यूजीलैंड में। ठीक है, उसके बाद व्हाइट हाउस, जिसे व्हाइट पर्वत कहते हैं, व्हाइट हाउस में अमेरिका में, और व्हाइट पर्वत आपका कैलिफोर्निया में। माउंट टिटिलस, तो माउंट टिटिलस आपका स्विट्जरलैंड में है। आगे आपका डॉकेंसबर्ग, तो ये डॉकेंसबर्ग आपका दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे एलब्रुज, तो एलब्रुज पर्वत है, ये आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये दोस्त आपके ईरान में पाया जाता है। अलास्का श्रेणी, अलास्का श्रेणी, अलास्का, और ये क्षेत्र किसका पड़ता है, तो ये दोस्तों क्षेत्र अमेरिका का, अमेरिका का। ठीक है, ये क्षेत्र अमेरिका का पड़ता है। देखिए ये इंपोर्टेंट है, पेनाइन पर्वत, तो ये आपके इंग्लैंड में पाया जाता है, और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज वाले प्रश्न है। उसके बाद दूसरा आता है आपका एपीनाइन पर्वत, ये आपके इटली में पाया जाता है। याद रखिए पेनाइन इंग्लैंड में और एपीनाइन इटली में। उसके बाद है पेरिनीज, पेरिनीज पर्वत पाए जाते हैं फ्रांस और स्पेन की सीमा पर, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, उसके बाद आपके पाए जाते हैं जूरा पर्वत, ये आपके फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। वॉफ जेस पर्वत, ये आपके फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर है। उसके बाद आल्प्स पर्वत फ्रांस और इटली की सीमा पर है। तो आप यहाँ से देखेंगे, देखिए फ्रांस की सीमा पर कितने पर्वत पाए जाते हैं, एक फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है जिसका नाम है पेरिनीज, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जूरा पर्वत, फ्रांस जर्मनी की सीमा पर वॉफ जेस पर्वत, और आल्प्स पर्वत फ्रांस और इटली की सीमा पर। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आगे और भी इंपोर्टेंट सवाल दिए गए, जैसे आल्प्स की बात करें तो आल्प्स कहाँ पाया जाता है, ये फ्रांस और इटली की सीमा पर पाया जाता है। ठीक है, कोटोपैक्सी की बात करें तो इक्वाडोर में पाया जाता है। एकांकागुआ की बात करें, ये चोटी या तो आपके अर्जेंटीना होगा या फिर आपका चिली होगा, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ जाता है तो आप टिक कर ले। ठीक है, विशेषकर ये चिली में पाई जाती है चोटी। ठीक है, विसुवियस की बात करें तो विसुवियस आपकी इटली में पाई जाती है।
ये उस देश की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कौन सी किस देश में पाई जाती है? जैसे ब्लैक फॉरेस्ट की बात करते हैं जर्मनी में पाए जाते हैं, वॉफ देश की बात करें फ्रांस में पाए जाते हैं, रेनडियर की बात करें तो ये आपके अमेरिका में पाई जाती हैं, ब्लैक हिल्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट आपके अमेरिका में पाई जाती हैं, और हॉर्ज की बात करें तो आपके जर्मनी में पाई जाती हैं। बाकी चोटियों को मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अभी भी अगर किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। आइए कुछ इंपोर्टेंट फैक्टों की तरफ बात करें। जैसे एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? याद रखेंगे एल्ब्रुस, ये यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? याद रखेंगे सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी आपकी हिमालय है। और सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? याद रखेंगे सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आए तब आप इसको एंडीज को टिक करेंगे, सबसे लंबी एंडीज और सबसे ऊंची हिमालय, ठीक है। तो आगे आप थोड़ा बढ़ेंगे तो आगे आप यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी है कि यूपीपीएससी के माध्यम से जो आरओ की परीक्षा कराई जाएगी आपकी 2023 में, उसके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जिसकी अंतिम तिथि 20 अगस्त है। साथ ही जो भी हिंदी की टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होना चाहते हैं वो इस नंबर पर संपर्क करके हिंदी की टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी फी मैं आपको बता दूं 199 रखी गई, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे सभी विषयों के, जो 6 टॉपिक दिए जाते हैं उन सभी 6 टॉपिकों के प्री और मेंस को ध्यान में रखकर। साथ ही साथ रेगुलर आपकी इस पर टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी, जिसमें सोमवार से शनिवार आपके टॉपिक वाइज टेस्ट चलेंगे और हर रविवार फुल लेंथ टेस्ट होगा जो आपके लाइव क्विज के माध्यम से कराए जाएंगे। जो साथी चाहते हैं कि हिंदी थोड़ी और मजबूत करना चाहते हैं, लक्ष्य उनका कि 60 में 60 लेकर आना है, तो इस टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जितने आप ज्यादा कमेंट करेंगे उसी जल्दी हम आपके सामने इसी प्रकार 30 कोर्स के माध्यम से कंप्लीट कराते रहेंगे आपके सिलेबस को। थैंक यू, जय हिंद।